सबको पता है सबसे जुदा है सिर्फ खुदा है, सिर्फ खुदा है। जो मांगो वो दे सकता है, हर शय वापस ले सकता है। जो मांगो वो दे सकता है, हर शय वापस ले सकता है। सबका मुक़द्दर उसकी रज़ा है, सिर्फ खुदा है, सिर्फ खुदा है। बेजान बुतों की क्यों करता है पूजा, देने वाला सिर्फ खुदा है, कोई नहीं है दूजा। तू ही नादा भूल गया है, सिर्फ खुदा है, सिर्फ खुदा है, सिर्फ खुदा है। थैंक यू सो मच बॉबी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास, फुरकान बॉबी, हम सब आपको खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करते हैं कि आप ठीक हैं और इस हफ्ते का एक बेहतरीन सा तवानाई से भरा हुआ आगाज़ कर चुके हैं। जनाब हफ्ते का पहला दिन है और एक कोट पढ़ रहा था मैं एक ऐसे शख्स का जिन्हें फास्टेस्ट मैन ऑन अर्थ कहा जाता है, यूसेन बोल्ट उनका नाम है जनाब, और ये एथलीट हैं। ये साहब कहते हैं कि रेस के दौरान कुछ लोग मुझसे तेज़ भागना शुरू ज़रूर करते हैं, मगर सबसे तेज़ ख़त्म मैं ही करता हूँ। ये शायद यही वजह है जिसकी वजह से ये हारते नहीं हैं। और एक्चुअली वही भाई हम अक्सर ये होता है कि हम कॉलेज लाइफ में या यूनिवर्सिटी लाइफ के बाद स्टूडेंट्स के साथ ख़ास तौर पे ऐसा होता है कि बेरोज़गारी का आपको पता है यहाँ पे मामला है ही है, तो बहुत से लोगों को नौकरी नहीं मिलती है उनके अपने स्किल्स के हिसाब से भी, तो वो बड़ा एक स्टार्ट में ही डिसहार्ट हो जाते हैं। या कुछ लोग जो होते हैं जिनकी इतनी ज़्यादा स्किल्स नहीं होती, बस रियायती नंबरों वाले लोग जो हैं उनको बड़ी ज़बरदस्त शुरू में नौकरी मिल जाती है, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये तेज़ भागना किसी का देख के आपने ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगाना है कि ये रेस जीत जाएगा, रेस भी वो जीत जाएगा। रेस जो है अगर आप में अंदर हिम्मत रही और आपने अपनी एनर्जी को सेव रखा तो आप यकीनन रेस जीत जाएंगे जनाब। यही है एक इस कोट का जो है एक मॉरल लेसन, जो लेसन था उसका वो यही है। तो आते हैं ज़रा प्रोग्राम की तरफ कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज थोड़ा सा हमारा एक डिफरेंट प्रोग्राम है आज हमारा। तो आज किस टॉपिक में बात करने वाले हैं, आज हमने अपने प्रोग्राम को 2 हिस्सों में तकसीम किया है जनाब। तो जो पहला हिस्सा है उसमें ज़रा सेहत के हवाले से बात होगी, क्योंकि ये बहुत एक अहम मौजू है, इस पर बात होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको जिन जोड़ों के या हड्डियों वगैरह के जो जितने भी मसाइल हैं उनके लिए ख़ास तौर पे हर्बल ट्रीटमेंट क्या क्या इलाज फराहम करता है, इस हवाले से बात होगी। मैं आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एक बड़े नामवर हर्बलिस्ट हैं यूसुफ लोधी साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम लोधी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक है, ग्रेट जनाब। और इनके साथ ही एक बड़े नौजवान हर्बलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, आदिल लोधी साहब। आदिल लोधी साहब हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ग्रेट। अच्छा यूसुफ सर ये बताइए कि आज हम हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से ख़ास तौर पे किन किन मौज़ूआत पे बात करने वाले हैं और अपने नाज़रीन को इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। आज हमारा पहला जो अपना सिस्टम है वो ये है एक्जिमा का। एक्जिमा? हाँ, ओके ठीक है। सोराइसिस है, हाँ, जल्दी अमराज। अच्छा जल्दी अमराज। अमूमन ये होता है कि दुनिया भर में और तमाम जो हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं जिल्द का, तो उनका ये कहना है कि ये लाइलाज है, ये मरज़ ही लाइलाज है, जो कि ये मेरे हिसाब से ये गलत है।
इसका इलाज मौजूद है। अच्छा। इसके अंदर कुछ उसका अपने इंसान के भी उसमें वो है तावन है उसका कि वो परहेज़ करे। अच्छा, जल्दी अमराज के अंदर सबसे ज़्यादा परहेज़ काम करता है और जिसकी वजह से ये ठीक हो जाता है। और अगर वो परहेज़ नहीं करता, जैसे अब मेरे पास कोई मरीज़ आया, मैं उसको दवाई दे दूँ, ये लीजिए, ये खाएं, ये खाएं, वो खाता जाएगा, लेकिन उसकी काज क्या है, किस वजह से ये मरज़ हो रहा है, वो नहीं उन्हें बताते। फिर उसके साथ परहेज़ लाजमी होता है। अगर वो परहेज़ नहीं करेगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। यानी कि आप मर्ज से ज़्यादा मर्ज की जो जड़ होती है उसको ख़त्म करने के करना चाहिए। वो ख़त्म होगा तो फिर लाजमी ये मतलब ठीक हो जाता है। सही सही। सोराइसिस एक ऐसा मरज़ है कि जितने भी हमारे डर्मोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं वो उसको कहते हैं कि ये जी ख़त्म तो हो सकता है, थोड़ा बहुत दब सकता है, लेकिन ठीक नहीं होगा। बिल्कुल सही है जनाब। एक ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस हवाले से ज़रा मज़ीद जानते हैं कि सोराइसिस होता क्या है और ये कैसे पैदा होता है और ये कैसे ख़त्म होता है, इस पर भी बात करते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज यूसुफ लोधी साहब और आदिल लोधी साहब हमारे साथ हैं। बात होगी आज प्रोग्राम के इस हिस्से में ख़ास तौर पे जल्दी अमराज के हवाले से और हर्बल ट्रीटमेंट क्या क्या आपको ट्रीटमेंट जो है वो देता है, इस बारे में बात करेंगे। आदिल लोधी साहब, वक्फे से पहले बात कर रहे थे यूसुफ लोधी साहब से, आप बताइए ये सोराइसिस जिसका जिक्र कर रहे थे, ये होता क्या है, ज़रा इसको थोड़ा सा। सोराइसिस असल में इसको उर्दू में चंबल कहते हैं और अच्छा। ये एक जल्दी मर्ज़ है। इस मर्ज़ में होता ये है कि स्किन के जो सेल्स होते हैं हमारे, वो तेज़ी से ग्रो करते हैं और वो इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहे होते हैं कि उसकी वजह से स्किन हमारी फटना शुरू हो जाती है और उस पर खुश्की सी तारी होती है जिस पे आपको खारिश होती है बड़ी शदीद किस्म की। और इस मर्ज़ की आप इब्तदाई अलामत ये होती हैं, अगर ये किसी की बॉडी में आने वाली है तो उसके अपने कुछ सिम्टम्स होंगे और वो सिम्टम्स में सबसे पहले तो ये होता है कि जो हमारे फिंगर्स की ये जो जॉइंट्स होते हैं, इन जॉइंट्स पे ब्लैकिश होना शुरू हो जाते हैं, ये काले पड़ना शुरू हो जाते हैं, ये इसकी सबसे पहली अलामत है। इसके अलावा ये होता है कि इसके बाद जिस्म पे कहीं भी अगर ये ज़ाहिर होगा तो छोटे छोटे से दानों की सूरत में ज़ाहिर होता है, लाल लाल से दाने होते हैं जिस पर आपको थोड़ी खारिश महसूस होती है। आप उसको खारिश खुजाते रहें अगर, तो वो उसमें बाद में पानी जो होता है वो रिसना शुरू हो जाता है फटने की वजह से, और वो जहाँ जहाँ लगना शुरू होता है जिस्म में, वहाँ ये फैलना शुरू हो जाती है और नतीजन वो छोटे छोटे दाने जो हैं बड़े बड़े पैचेस की शक्ल में अपनी शक्ल सूरत इख्तियार कर लेते हैं जिस्म पे, जिस पे बहुत शदीद किस्म की खारिश होती है और अगर आप उसको खुजाते रहें तो उससे ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। ज़ाहिर बात है आप इसकी स्किन को इतना शदीद खुजा रहे होते हैं कि जिसकी वजह से नीचे जो लेयर्स हैं हमारी स्किन की वो मुतासर होती हैं और ब्लड वेंस जो होती हैं, वेसल्स जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिससे ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो ये मर्ज़ असल में मुख्तलिफ इसकी वजूहात हो सकती हैं। इसमें कोई नाक़िस ग़िज़ा खाने की वजह से या गलत दवा के इस्तेमाल से जो जिगर पे मनफी असरात डाले, क्योंकि ये जिगर से ताल्लुक़ रखती है बीमारी। अच्छा, और हड्डियों में से ज़ाहिर होती है जी। और जिगर पे बेसिकली टी सेल्स होते हैं हमारे, जो हमारे वाइट सेल्स होते हैं, जो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को एक तरीके से तवानाई फराम करते हैं, तवाना रखते हैं, स्ट्रॉन्ग रखते हैं। वो इम्यूनिटी सेल्स अगर बढ़ जाएँ गलती से किसी सूरत में तो उसकी वजह से ये बीमारी आती है मुख्तलिफ लोगों में। बाज़ को ये कहीं से लगने की वजह से भी आ जाती है कि अगर किसी को सोराइसिस था और वो किसी जगह वाटर पार्क में नहा रहा है और आप भी उसी वाटर के अंदर, आप स्विमिंग पूल में आप भी नहा रहे, तो हो सकता है वहाँ से भी आपको लग जाए। तो एक घर में अगर किसी को हो जाए तब भी तो बाकी सब में फैलने का खतरा मुमकिन होता है। बाज़ दफ़ा जैसे अक्सर ये देखा है हम लोगों ने, जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं इसके हवाले से, तो उसमें ये होता है कि बच्चियों के या बच्चों के जो जिनके सरों में होता है, जिसको स्कैल्प सोराइसिस कहते हैं। सर में भी होता है जी। ये स्कैल्प सोराइसिस, ये 5 किस्म के सोराइसिस हैं असल में। इसमें 5 किस्म इकसाम है इसकी। एक तो ये इसमें सर में भी होता है जिसमें, और सर में ये खुश्की की सूरत में होता है, शदीद किस्म का डैंड्रफ हो जाता है। और ये भी इसकी भी सर की वजूहात ये आती हैं बाज़ दफ़ा कि आपने कोई ऐसा हेयर ड्रायर यूज़ किया, ऐसी प्रोडक्ट यूज़ की सर के ऊपर जिसने जिल्द के अंदर ये बीमारी पैदा की है। अच्छा। और इसके अलावा सबसे अहम वजह जो हमने नोटिस की है ख़ास तौर पे, और हम लोगों को बड़ा इस पर रोकते भी हैं, कि देखें जो यंग बच्चे लड़के लड़कियां हैं, इनको एकेडमिक लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में इनको स्कैल्प सोराइसिस बड़ा हो रहा है आजकल। उसकी वजह ये होती है कि ये जहनी दबाव में आ जाते हैं इम्तिहानात के दौरान, इतना शदीद किस्म के, इसकी वजह से भी ये बीमारी आ जाती है। यानी कि इसमें शदीद किस्म का स्ट्रेस भी आपको सोराइसिस में मुब्तला कर सकता है। तो अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करें तो इस बीमारी में काफ़ी आपको कंट्रोल हैंडल कर सकते हैं आप इसके। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा यूसुफ साहब, तफसील से बता दिया आदिल लोधी साहब ने कि जनाब ये होती क्या है हमारी। अब ये बताइए कि इसका ट्रीटमेंट वो कितना
तवील होता है? देखिए, अमूमन जितने भी इसके मौलिद हैं बैठे हुए इस टाइम पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के अंदर, वो तो कहते हैं ये अब शुरू हो गया तो अब लाइफ टाइम आपके पास है ये। अच्छा। कब्र तक ये साथ जाएगा, बैठ जाएगा वक्ती तौर से, उसके बाद में फिर ये आ जाएगा। ये ठीक नहीं हो सकता, जो कि सिरे से गलत कहते हैं। ये अगर इसके ऊपर परहेज़ कर लिया जाए, कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी हैं कि वो अगर उनको परहेज़ करे, और इसके अंदर ख़ुसूसन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आपने बहुत सारी चीज़ें नहीं खानी। मिसाल के तौर हम कहते हैं कि आपने कोई खट्टी चीज़ नहीं खानी। अब खट्टी के अंदर आप देखिए आजकल किन्नू है, सोराइसिस के मरीज़ को समझाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी किन्नू खा के आ जाता है, और जब वो किन्नू खाता है ज़्यादा तो उसके अंदर उसके जो है ना रेड निशानात बढ़ जाते हैं जिस्म के अंदर, और ख़ारिश बढ़ जाती है। तो अब वो आते हैं तो हम उसको सबसे पहले देखते हैं कि आपने, हम पूछते हैं कि भाई आपने किन्नू खाए थे क्या? कहता हाँ किन्नू खाए थे। या मछली खा लें, या अंडा खा लें, या मुर्गी खा लें, ये गर्म चीज़ें इसको ये भी नुकसान देती हैं। बड़ा गोश्त भी नुकसान देता है। इवन बैंगन है सब्ज़ी के अंदर, वो भी, पालक, वो भी इसे नुकसान देती है। इसी तरह से अगर वो खट्टी चीज़ों में जैसे फालसा भी खा लें, इससे भी हो सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि उसको छोड़ना पड़ती है। ये वक्ती तौर से तो हम लाइफ टाइम छोड़नी पड़ती हैं? नहीं, ये इसका इलाज है। जैसे हमारे पास जो भी आता है वो कि वो महीने में सही हो जाए, 2 महीने में सही हो जाए, 6 महीने में सही, लेकिन मैं उसे 1 साल कहता हूँ कि इसको कम से कम 1 साल लगेगा। आप अगर परहेज़ करेंगे तो अल्लाह ताला आपको जल्दी शिफा दे देता है। बिल्कुल सही। अब शिफा वो दे देता है, ठीक हो जाता है, उसके बावजूद उसे परहेज़ 2 साल करना है। अच्छा। तो ये लाइफ में पलट के नहीं आएगा। और अगर ठीक हो गया, अगर अब तो मैं ठीक हो गया, परहेज से बिल्कुल ठीक है, अब हर चीज़ खाऊं, कॉफ़ी पी ली, चॉकलेटें ज़्यादा खा ली, चिलगोज़े खा लिए, काजू खा लिए, इससे एकदम फिर बढ़ जाएगा। और जब दोबारा आता है तो एकदम भर के आता है, रेड इसके ऊपर निशानात होते हैं। बिल्कुल सही। एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मेरा नाम मिसेस अहमद है। मिसेस अहमद, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या कहेंगी आप? बहुत बहुत शुक्रिया। जी मेरा सवाल ये है कि शियाटिका आपको निसा की जो बीमारी है, जो तकलीफ है, उसके लिए कोई एहतियात या उसके लिए दवा? पर्सनली मैंने डिस्क का अपना ऑपरेशन भी करवाया है और डिस्क रिमूव भी करवाई है, जो कि शियाटिका नर्व को मेरे प्रेस कर रही थी, मगर अभी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ है। तो डॉक्टर साहब से इसी हवाले से मैं बात करना चाह रही थी कि आपको निसा के लिए क्या क्या चीज़ें वो एडवाइस कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया मिसेस अहमद। हम इस वक्त एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं जनाब। तो हम आपको आपका जो सवाल का जवाब है वो यूसुफ लोधी और आदिल लोधी साहब से हासिल करते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। अभी आपसे मुलाकात होगी। वेलकम बैक। अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी है अपने मेहमानों के साथ, जिनमें यूसुफ लोधी साहब और आदिल लोधी साहब हमारे साथ हैं। और अच्छा आदिल साहब, वक्फे से पहले हमारे साथ कॉलर थी मिसेस अहमद, जिन्होंने अरकिन निसा के बारे में पूछा, शियाटिका। इन्होंने कहा कि उन्होंने ऑपरेशन भी करवाया और अभी तक जो है बाकी है। तो इस हवाले से ज़रा बताइए कि क्या दवा और क्या एहतियात होनी चाहिए? देखिए, शियाटिक पेन जो है वो कमर के निचले मोरे जो होते हैं लंबर स्पाइन के, उसके साथ 3 मोरे और होते हैं सैक्रम के। उनमें अगर L5, S1, S2, S2, S3 के दरमियान अगर नस दब जाए तो उसकी वजह से एक पेन उठता है जो एक टांग में जाता है, जो हिप जॉइंट से लेके लेग्स तक, लिम्स तक जाता है, पिंडलियों तक जाता है, एड़ी तक। तो इस पेन को अक्सर लोग सब कॉमन यही समझते हैं कि ये शियाटिक पेन है, अरकुन निसा का दर्द है। बाज़ दफ़ा ये अरकुन निसा नहीं भी होता, लेकिन पेन की सेंसेशन ऐसी आ रही होती है, एक टांग का पेन, तो बस वो जहन में बैठा हुआ है कि अरकुन निसा है या शियाटिक पेन है। बाहर के इसके लिए अगर ऑपरेशन कराया जाए, ऑपरेट कराया जाए, सर्जरी कराया जाए, तो हम इसको कहते हैं कि ये मुनासिब नहीं है इसकी ट्रीटमेंट। वजह यह है कि चूँकि जब स्पाइन के मोरों की बात आती है ना, तो मोरे हमेशा अमूमन 2 से 3 ही मुतासर होते हैं। वो वजह ये होती है उसकी, या तो पॉस्चर्स की ख़राबी होती है, ठीक है, गलत बैठने का तरीका होता है, चाहे वो ट्रैवलिंग के अंदर हो, चाहे वो घर में ऑफिस में बैठे हुए, कहीं भी बैठे हुए, तो उनकी सिटिंग पोजीशन गलत होती है। इस वजह से मोरों मुतासर होते हैं मोरे। तो उनमें एक मोरा कभी भी ऐसा नहीं होगा मुतासर होगा, उसमें अमूमन यही होता है 3-4 मोरे मुतासर होते हैं। जैसे अभी कॉलर ने कहा था कि मैंने ऑपरेट करा लिया है, बावजूद इसके मेरे पेन अभी तक मौजूद है। तो वजह यही है कि वो एक मोरा तो ऑपरेट हो गया, बाकी मोरों की जो इम्पेयरमेंट होनी है बाकी वो अभी तक नहीं हुई है। उसका फिर यही होता है कि कुछ अर्से बाद उसका भी ऑपरेशन कराएं। मगर लोग हील हो
भी जाते हैं सर्जरी से, बहुत सारे लोग हील नहीं, वो उस वक्त वक्ती आराम हो जाता है, उससे पेन ख़त्म हो जाता है। जो ख़ास एक पिन पॉइंट पेन हो रहा होता है ना, बहुत शिद्दत का, बहुत शदीद किस्म का, वो तो आप उससे रिलीफ हो जाएंगे। लेकिन वो जब मौसम तब्दील होता है, सर्दियाँ आती हैं, 2-3 साल गुजरते हैं, तो फिर वो बाकी जो मोरे मुतासिर हुए हुए होते हैं उस वक्त से, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा नहीं होते, तो वो एक को तो ऑपरेट करके सही कर देते हैं, तो आप रिलीफ में आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो बाकी मोरे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मुतासिर हो जाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा चलिए ये बताइए कि इनको कभी क्या करना चाहिए? इनको जो है हमारे पास ये सप्लीमेंट होता है जो कि पल्स का बढ़ाना उसका काम होता है, पल्सेशन बढ़ाता है। उसके पल्सेशन बढ़ाने से जो पेन क्रिएट हो रहा होता है टांगों में या सुनपन आ रहा होता है पिंडलियों में, वो ख़त्म हो जाता है उस सप्लीमेंट के इस्तेमाल से। तो सिंपल सा है कि एक तो ये अपना पोस्चर ठीक करें, उसके लिए अगर ये वैसे स्ट्रेट बैठें, और अगर कमर के मोरों का दोबारा एमआरआई करा लें एक दफ़ा, जो कि ऑपरेट के बाद अगर प्लेट डली है तो एमआरआई नहीं हो सकता, अगर प्लेट वगैरह नहीं डली तो एमआरआई हो सकता है। तो उस सूरत में एमआरआई दोबारा करवाएं और चेक करें बाकी कितने मोरे हैं जो इस टाइम मुतासिर हो रहे हैं। उसी हिसाब से हम इनको एहतियात बताएंगे कि किस तरह से सिटिंग पोजीशन होनी चाहिए। थोड़ी बहुत इसके लिए हम टॉपिकल मसाज भी बताते हैं कि आप फिजियोथेरेपी ना करें भले, लेकिन घर में ही बैठे बैठे उससे मसाज के तरीके हम बता देते हैं, उस तरह से करें। और साथ में मेडिसिन देते हैं, हर्बल सप्लीमेंट है जो कि इसको बेहतर कर देती है। बिल्कुल सही जनाब। कॉलर हमारे साथ हैं, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, हैदराबाद से बोल रहा हूँ, इकबाल। इकबाल साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का फजल, दुआ करें। गुड माशाल्लाह। क्या क्या पूछना चाहते हैं? सर पूछना ये है कि मेरी एज है 46 ईयर और मेरे घुटनों में कमर में बहुत ज्यादा दर्द है, और सबसे बड़ी वजह ये है वेट मेरा बहुत ज्यादा है। वेट 100 kg है, हाइट 5 फुट 5 इंच है, और शुगर है 5-6 साल से। पहले तो बहुत सारा था, 550 ले जाता, अभी 300-350 पे रहती है शुगर। तो मेरा पेट का वजन बहुत ज्यादा है। मैं एक हकीम से दवाई ले रहा था 2-3 महीने से, उसमें मेरा 25 kg वजन 1 महीने में कम हुआ है, और जो ही दवाई खत्म की है 25 kg वजन 1 हफ्ते में बढ़ गया है। ओहो, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए। अच्छा, कुछ पूछना है आपको इनके बारे में? हाँ, किस हवाले से मतलब इलाज? अच्छा एक सेकंड, आदिल साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। आप अभी वेट के लिए कंसर्न करना चाह रहे हैं कि वेट कम हो जाए किसी तरीके से? जी जी, अच्छा ठीक है, ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भाई वेट के हवाले से कोई आसान सा नुस्खा बताइएगा, क्योंकि वेट जो है ना, वो वेट कम करने का हर एक के पास कोई ना कोई इलाज मौजूद है, और बहुत सारी शिकायतें हैं, या फिर आपकी जेब से बहुत सारे पैसे जा चुके होते हैं। जितनी जल्दी आपका वज़न कम होता है उतनी ही जल्दी बढ़ भी जाता है। ये भी एक बहुत मेजर इशू है जो उन्होंने हाईलाइट किया। देखिए, इस सिलसिले में मैंने एक नुस्खा तैयार किया है। अच्छा, और वो सिर्फ 600 रुपये का। उस 600 रुपये रोजाना? नहीं माहाना। अच्छा, माहाना तकरीबन 1 माह का। और उस 1 माह के अंदर 10 kg वज़न गारंटी से ख़त्म होगा, प्लस आपकी जो कमर का साइज़ है, मैं कहता हूँ उधर पर नाप लें, और उसके बाद में 1 महीने के बाद हाँ उसका साइज़, और 1 महीने बाद आप देखेंगे 3 से 5 इंच की कमर कम होती है, लेकिन मैं 2 से 3 कहता हूँ। अच्छा अच्छा। और हर चीज़ खाएं पिएं, कोई परहेज़ नहीं। लोग जो है ना डाइट करते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उसके बावजूद वेट जो है उनका 1 kg भी नहीं कम होता है। बाद ऐसे भी हैं प्रोफेसर बैठे हुए हैं जो वेट कम करते हैं, वो 20-20 हज़ार रुपये ले रहे हैं। मैंने भी भेजे थे कुछ लोगों को, तो जब उन्होंने इतना पैसे लिए तो और वेट जो है ना उसका 1 kg नहीं कम हुआ। तो फिर मैंने कहा इससे बेहतर तो मैं अपना ही तैयार कर दूँ। उस वक्त फिर मैंने किया। अच्छा, तो जो शुगर के पेशेंट, जैसे इन्होंने कहा, जब कोई हेल्दी होता है तो उसके साथ और भी बहुत सारे अमराज जो है ना जुड़ चुके होते हैं तब तक, तो उन सब के लिए कोई भी मर्ज है तो ये दवाई खाई जा सकती है या पहले कंसल्ट करना पड़ेगा? नहीं, ये हर कोई खा सकता है, इसमें कोई परहेज नहीं है। अच्छा। कोई चीज़ नहीं, एक सादा सा बस है, रात को 1 चम्मच लेना है इन्होंने खाने के बाद। अगर ये 7-8 बजे खाना खा लें तो बहुत अच्छा है। हाँ, पक्की चूरन टाइप की है, एक टाइम लेना है इसके बाद। और उसके बाद में जो है आप ये देखिएगा 1 महीने के बाद इनका रिजल्ट कितना है। अच्छा अच्छा। मैंने खुद 10 kg वजन कम किया था 19-20 दिन के अंदर, और 5 इंची कमर मैंने अपनी कम करी थी। ये मेरे कपड़े जो लूज मतलब पहन नहीं सकता था, बहुत लूज थे पहले, और वो भी अब मुझे लूज हो गए। क्या बात है जनाब, क्या बात है। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हम हुमा कराची से बात कर रही हूँ। हुमा साहिबा, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं सही भाई आप। थैंक यू सो मच। हुमा साहिबा, क्या आप पूछना चाहती हैं? ये मैं पूछना चाहती हूँ डॉक्टर साहब से कि ये मैक्यूलोपैथी का कोई इलाज है? किस चीज़ का? मैक्यूलोपैथी, मैक्यूला डीजनरेशन जो होती है, मैक्यूला हाई डीजनरेशन।
मेड्यूला बोल रही है? मैक्यूला मैक्यूला मैक्यूला। हाँ। अच्छा। ठीक है। आप कुछ पूछना आपको इनसे? ठीक है, प्रोग्राम देखिए, हम बात करते हैं सवाल। थैंक यू। कुछ टेस्ट कराया? इसके कुछ टेस्ट इन्होंने करवाए हुए होंगे, तो पहले मुझे ज़रा टेस्ट रिपोर्ट्स भेज दें। अक्सर टर्म्स जो होती है यूज़ कर होते हैं ना, डॉक्टर्स कुछ और बताते हैं और पेशेंट कुछ और बताता है। हाँ। मुझे कन्फ्यूज़न होती है, इसलिए मैंने 2 दफ़ा इनसे रिकॉल करवाया। मुझे पहले रिपोर्ट्स भेज दें, ये मैं उसे देख के फिर बताऊँगा इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। अच्छा। ये भी ऑटोइम्यून इफेक्ट करती है इसके अंदर ना, इसलिए बाज़ दफ़ा इसका ट्रीटमेंट कहते हैं नहीं होता। सही। वो चेक करना पड़ेगा रिपोर्ट में। ये बताइए कि अगर किसी को मिलना हो आपसे, बिलमुशाफा मुलाकात करनी हो अगर किसी, तो उसके लिए वो कहाँ पे मुलाकात हो सकती है? इसके लिए देखिए हमारे क्लिनिक्स कराची में भी हैं, गुलशन में है हमारा एक क्लिनिक, और एक क्लिनिक क्लिफ्टन में है, दूसरा हमारा लाहौर में भी एक ब्रांच है, कलमा चौक सेंचुरी टावर में, वहाँ पे डॉक्टर कामरान होते हैं मौजूद। इसके अलावा ये कि डॉक्टर लोधी साहब भी वहाँ पे विज़िट करते हैं वंस इन अ मंथ, तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेके जा सकते हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा जी, और बाकी फ़ोन पे जो दूसरे शहरों में हैं वो फ़ोन पे भी आपसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं? फ़ोन पे भी काउंसलिंग करके, बाज़ दफ़ा रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड होती हैं तो हम उन्हें बता देते हैं, इस तरीके से आप रिपोर्ट्स अपनी भेज दें, वो लेके फिर डिटेल लेके पेशेंट की हम दवाई भेज देते हैं कोरियर के थ्रू। ओके, बिल्कुल सही होगा जनाब। कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद रईस कराची से बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। रईस साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, दुआ चाहिए। ज़बरदस्त जनाब, क्या पूछना चाहते हैं? डॉक्टर साहब से बात करनी थी कि मेरे को सोराइसिस है, तकरीबन 13 साल की उम्र से मुझे सोराइसिस हुई है और आज मेरी 32 साल उम्र हो गई, 18-19 साल हो गए जी। और तो ये इसका इलाज भी काफ़ी करवाया है लेकिन जो है ठीक नहीं हो रही। अच्छा, ये टीवी का वॉल्यूम ज़रा कम कीजिए ताकि हमारी डायरेक्ट बात हो सके। और इलाज आपने किस किस्म का इलाज करवाया आपने? तो इस सिलसिले में डॉक्टर साहब से जो है ना मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये जहाँ बैठते हैं वहाँ का एड्रेस दे दें ताकि मैं इनको वहाँ जाके बासानी दिखा सकूँ। देखिए, हमारा एड्रेस है गुलशन इकबाल में, अलादीन पार्क के सामने है एक क्लिनिक हमारा, एक क्लिफ्टन 3 तलवार में हिलाले अमर हाउस में है, और एक लाहौर के अंदर कलमा चौक सेंचुरी टावर। आप कराची में गुलशन में अगर नज़दीक है तो वहाँ तशरीफ़ ले आइएगा। गुलशन का एरिया मेरे को करीब पड़ता है। बस ठीक है, आप ये नंबर्स चल रहे हैं यहाँ पे, आप देखिएगा ज़रा, इन नंबर्स में से आप कॉल करके आप बाकायदा जो है वो तफसील से बात कर लें, जितने और एड्रेस वगैरह पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, ये सोराइसिस का इलाज हो जाएगा। जो अब तक 13 साल गुजारे इन्होंने ज़ाया किए, इसके अंदर कुछ इनकी भी अपनी गलती होंगी। जैसे मैंने कहा कि इसमें सबसे ज़्यादा परहेज़ काम करता है। अब वो डॉक्टर जो है हमारे, जो भी दूसरे मौलिज हैं या हकीम हैं, वो दवा तो दे देते हैं लेकिन इसका रीज़न नहीं बताते ये मरज़ क्यों हो रहा है, इसकी क्या वजह है। और अगर थोड़ा सा बैठ रहा है, ठीक हो रहा है, और उसके बाद भी एकदम बढ़ जाता है तो क्यों बढ़ता है। जैसे अभी सर्दियाँ आ गई, सर्दियों के अंदर अमूमन लोग जो है ना सर्दी से अपना कवर करने के लिए गर्म चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, गर्म चीज़, और फिर कहते हैं सर्दियाँ आती हैं तो इस मौसम में ये मरज़ बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है, ये किसी मौसम से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मौसम की तब्दीली के साथ क्या करते हैं हम, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और वो गर्म चीज़ें इसे नुकसान देती हैं। इस मरज़ के अंदर खट्टी चीज़ें खाना ये इसके लिए नुकसानदेह है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीना इसके लिए नुकसानदेह है, और कॉफ़ी, तेज़ मीठा, अंडा, मुर्गी, मछली, चावल, बड़ा गोश्त, ये सारी चीज़ें इसमें बंद है। अब परहेज़ कहते हैं मैं एक ही चीज़ तो खाता हूँ, मैं एक ही चीज़ तो खाता हूँ। भाई खा रहे हो लेकिन अब मरज़ भी तो बढ़ा रहे हो ना। अगर आपने इसको सही करना तो 1 साल 2 साल के लिए चस्का बंद कर दें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। हाँ, मतलब वो है ना ज़बानी चस्का है, ये ज़बान के आगे तक जो भी है चीज़ खा, उसके बाद आगे आधी ज़बान से आगे गया तो आपका टेस्ट ख़त्म हो गया है, क्या खा रहा है कुछ नहीं। तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा परहेज़ कर लें, हो सकता है कि 2-4 महीने में भी ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल सही सर, 20 सालों का इलाज नहीं है। सर कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं मिसेस अनीला बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। आपको हम खुशामदीद कहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? मैंने अपनी बड़ी सिस्टर के बारे में पूछना है। उनका प्रॉब्लम ये है कि उनका वेट एक तो बहुत ज़्यादा है और दूसरा उनको आर्थराइटिस का बहुत ज़्यादा। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच जी। वेट का तो हमने बता दिया, वो जो आप बता रहे हैं कि बहुत ही आसान सा नुस्खा है, सिर्फ 600 रुपये महीना में, मतलब ये कमाल हो गए। हाँ, और दूसरा आर्थराइटिस का जो उनका इशू है वो बता दीजिए। पिंडी में है, चूँकि इन्होंने बताया कि पिंडी से बात करें, अगर इनकी सिस्टर भी वहीं रहती हैं तो लाहौर इनके करीब ही है क्लिनिक हमारा ब्रांच, तो वहाँ पे विज़िट कर लें उनकी सिस्टर को लेके। और आर्थराइटिस की जो भी नीज़ का अगर है, नी आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस, तो उसके लिए वो रिपोर्ट्स उन्होंने एक्सरे वगैरह अगर कराए हैं तो वो पहले हमें देखने होंगे, उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट देंगे। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप चलने फिरने से कासिर हो जाते हैं तो आपका जो है वज़न बढ़ना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है ज़्यादा,
जब आप हेल्दी होते हैं उस टाइम आप वेट के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते, तो फिर वो जो ओवर वेट हैं वो आपके जोड़ों को और ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाता है। तो दोनों इस मर्ज़ में दोनों चीज़ें एक दूसरे के मुतरादिफ ही हैं कि आपको वज़न भी कम करना है क्योंकि जोड़ मुतासिर हैं, और जोड़ क्योंकि कमज़ोर हो चुके हैं तो आपका वज़न वो उठा नहीं सकते। ऐसे भी लोग देखे हमने जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, कोई 120, 125, 130 kg वज़न है, लेकिन उनके जोड़ बहुत अच्छे हैं, तो इसकी वजह से उन्हें वज़न कोई मैटर नहीं करता। तो ये कहना भी गलत है कि वो वज़न का ताल्लुक जोड़ से होता है, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि अगर आपके जोड़ बहुत अच्छे हैं, हेल्दी हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, तो आपको वज़न का मैटर नहीं करता। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच आदिल साहब, थैंक यू सो मच यूसुफ साहब। दोस्तों, हमने आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है ना वो प्रोवाइड की हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से। इस वक्त एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हमारे साथ कुछ और मेहमान होंगे, एक अलग मौजूद बात होगी। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं। एक नहायत ही अहम मौजू पे आज हम बात करने वाले हैं। उससे पहले ज़रा बोई भाई से बातचीत करते हैं। बोई भाई, ये बताएं कि अच्छा दोस्त आपकी नज़र में कौन होता है और कैसा होना चाहिए वो? अच्छा दोस्त मुखलिस और साथ देने वाला होना चाहिए, यानी कि हमेशा साथ देने वाला होना चाहिए। अच्छा, अच्छे दोस्त की जब वैसे तो कहते हैं कि जैसे ज़िंदगी में एक अच्छा दोस्त मिल गया, उसे ज़िंदगी में मतलब काफ़ी कुछ मिल गया ना, एक मकसद उसका जो है ना वो पूरा हो गया। आज के दौर में अच्छा दोस्त जो है वो हासिल करना एक बड़ी मुश्किल सी बात लगती है। लोग आपके काम की वजह से या आपकी जो दौलत है उसकी वजह से आपके दोस्त हो जाते हैं, आपकी तरक्की की वजह से। मगर जो वाकई एक जो सही दोस्त होता है, जिसको कोई गर्ज नहीं होती है कि आप क्या हैं, और मतलब आपकी जो वो चढ़ते सूरज को सलाम वाली बात नहीं होती है एक अच्छे दोस्त के साथ। ऐसे बुरे वक्त में भी आपके साथ ही होता है। जी हाँ, अच्छे बुरे वक्त में आपके साथ होता है। और वैसे अच्छे दोस्त के बारे में अगर देखा जाए तो कहते हैं कि किताब आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती है। और जिन लोगों को वाकई पढ़ने का शौक़ होता है, मुतालिया का शौक़ होता है, वो ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स जिनकी किताब से दोस्ती होती है वो अपने पढ़ाई के मैदान में भी कामयाब रहते हैं और उसके बाद भी कामयाब रहते हैं। और कुछ लोग तो इस कदर किताब के दोस्त होते हैं कि वो इम्तहानात में भी अपने साथ ही किताब ले जाते हैं। ऐसे भी होता है। तो वो तो फिर दोस्ती का हक निभाते हैं, वो गहरी दोस्ती हो जाती है। खैर जनाब, जॉन एलिया साहब किताब पढ़ने के हवाले से क्या कहते हैं, ज़रा आपको कुछ अशार है वो सुनाते हैं। कहते हैं, तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर, इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर। इनमें एक रम्ज़ है जिस रम्ज़ में मारा हुआ जहन मुजदाए इशरत अंजाम नहीं पा सकता, ज़िंदगी में कभी आराम नहीं पा सकता। वो एक अलग अंदाज से किताब के बारे में बताते हैं कि अगर जिसकी किताब से दोस्ती हो गई है, कभी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ नहीं आएगा कि वो ये कहे कि अब मेरा दिल भर गया किताबों से। हमेशा एक खोज रहेगी और वो आप किताबों का सहारा लेते रहेंगे, मरते दम तक किताबें पढ़ते रहेंगे। और वाकई जिनको किताबों से लगाव होता है उनका सबसे ज़्यादा वक्त जो है वो किताबों के साथ ही गुजरता है। खैर, आज हम किताबों के हवाले से बात करेंगे। जो कुतुब बीनी है वो हमारे यहाँ जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस जगह हम रहते हैं, यहाँ पे इसकी तरफ लोगों का ध्यान थोड़ा सा कम हो गया। ये गैजेट्स वगैरह आ चुके हैं, मोबाइल, टैबलेट्स, और ये जिस तरह तरक्की की राहें खुलती जा रही, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, मगर ये कुछ चीज़ें हम छोड़ते जा रहे हैं। ये मेरा ख्याल है हमारा ही मसला है। अगर हम बाहर देखें तो बाहर शायद वो जो वर्क पलटने की आवाज़ें तो कम हो गई हैं, मगर लोगों की किताबें पढ़ने की जो एक आदतें हैं वो ख़त्म नहीं हुई हैं। हमारे यहाँ वो आदत ख़त्म होती जा रही है, हमारे यहाँ लाइब्रेरीज़ ख़त्म होती जा रही हैं। मैंने यूरोप में देखा है कि वहाँ पे
लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं, उन्होंने किताब पकड़ी हुई है और उसे किताब खोलते हैं, पढ़ना शुरू हो जाते हैं, फिर बंद करते हैं। जहाँ वक्त मिलता है वो किताब पढ़ते हैं। अगर कोई मोबाइल के साथ अगर लगा हुआ है तो वो मोबाइल में भी सिर्फ वो कुछ पढ़ रहा है, टैबलेट में भी कुछ पढ़ रहा है। वो जो वर्क पलटने की आवाज़ें कम हुई हैं मगर उनकी किताबें पढ़ने की आदत कम नहीं हुई। हमारे यहाँ किताब पढ़ने का रिवाज ही ख़त्म होता जा रहा है, हम लोग किताब से दूर होते जा रहे हैं। ज़रा इस हवाले से आज हम बात करेंगे कि कुतुब बीनी जो है इसके क्या फ़वाइद हैं और इसकी अहमियत क्या है। हमारे साथ जो मेहमान हजरात मौजूद हैं, मैं सबसे पहले उनका तारुफ करवाऊंगा। मेरे साथ मौजूद हैं जो पहले मेहमान, ये रिसर्चर हैं, राइटर हैं, अख्तर बलोच साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? दुआ गुड। हमारे जो दूसरे मेहमान हैं ये जनाब यूसी चेयरमैन हैं, गुलशन हदीद के स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, जनाब चौधरी फजल हक साहब। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, शुक्र है। तो जनाब तीसरी मेहमान हमारे जो कि अफसाना निगार हैं, हाजरा खान रेहान इनका नाम है। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह गुड, माशाल्लाह। सर आप माशाल्लाह रिसर्चर हैं और आप राइटर हैं, आप ये बताइए आपकी नज़र में जो कुतुब बीनी है इसकी क्या अहमियत है? देखिए अहमियत तो बिल्कुल इसकी है और वो बिल्कुल अदरमनुल शम्स है कि आप शऊर, फ़िक्र, आगही, इदराक इनकी मंजिलों से अगर गुजरना चाहते हैं तो उसके लिए मुताला ज़रूरी है और मुताले के लिए किताब ज़रूरी है। बेशक। और किताब भी कोई अच्छी किताब हो। वैसे तो किताबें बहुत होती हैं और लोग धड़ाधड़ लिख रहे हैं, शायरी भी लिख रहे हैं, अफसाना भी लिख रहे हैं, लेकिन उसमें एक मेयार होता है। लेकिन एक हमारे डॉक्टर अहमद नसीर साहब का शेर है कि आगही का अजाब डसलेगा, ज़िंदगी भर किताब से बचना। कि आप जब किताब पढ़ते हैं तो फिर आगही की तरफ चले जाते हैं ना। इसी तरह शाह लतीफ़ का एक शेर है, अल्लाह मदाई थे दाई हूँ रुख दिसन, ठीक है, ए खुदा मुझे बाशऊर ना बनाना, क्योंकि बाशऊर लोग हमेशा रंज में होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, गम में होते हैं, यास में होते हैं, परेशानी में होते हैं। जब आपको पंजाबी में कहते हैं ना, अकल वाले ने सोचा ही सोचा तो अकल नहीं तो मौजा ही मौजा। तो वो बिल्कुल वो तो उस हवाले से फिर मुनीर नियाज़ी का बड़ा का है ना कि किसदा दोष सी किसदा नहीं सी, एक गल्ला हुण करन दिया नहीं, पहले तोबा वाले लंघे रातां होके पढ़न दिया नहीं, जो कुछ होया है होना ही सी ते होनी होया रुकदी नहीं, एक बारी जदों शुरू हो जावे गल फिर एवें मुकदी नहीं, कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गमां दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। तो ये मरन का शौक उसी वक्त आता है जब आपको पढ़ने का शौक होता है। जब आप पढ़ते हैं तो फिर आपको किताबें, आप मेरे ख्याल है कि ये गलतफहमी है, किताबें इतनी छप रही हैं। अभी अली मोहम्मद साहब BBC के हैं, उनकी किताब की तकरीब इजरा होने तक किताब ख़त्म हो चुकी थी। वाह वाह। ठीक है, मेरी अपनी किताब कराची वाला, देखिए मैं अभी तक उसकी तकरीब इजरा नहीं कर पाया हूँ, वो आउट ऑफ प्रिंट हो गई है। अब दूसरा एडिशन छपेगा तो हम उसका तकरीब इजरा। तो क्या आज भी किताबें उसी तरह 50,000 5 लाख की क्वांटिटी में? नहीं, इस तरह नहीं होती। इस तरह तो कभी भी नहीं हुआ कि 5 लाख की या 50 लाख की। इस तरह सिर्फ एक सबरंग डाइजेस्ट होता था, उसमें होता था कि वो भी 20,000 छपता था। अच्छा। तो ऐसे मतलब जैसे डॉक्टर मुबारक अली साहब की किताबें, उनके तो 30 एडिशन आ चुके हैं। मतलब जोश मलिया आबादी की यादों की बारात है, उसके तो पता नहीं कितने, फैज साहब की किताब नुस्खा आफा के कितने ही एडिशन आ चुके हैं। सिफ्ते हसन साहब की किताब माजी के मज़ार, नवीद फ़िक्र, ये और इन तमाम के एडिशंस मतलब 30 40। ये एक अलग बात है कि बहुत से पब्लिशर ये करते हैं कि 12वां एडिशन ही चलता रहता है। यानी इब्ने इंशा की किताब में अब हर दफ़ा उनके रेट बढ़ जाते हैं। आप देखें, आप किताब ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन मेरे लिए आइडियल जगह है किताब ख़रीदने की रीगल। इतवार को मैं जाता हूँ और फिर यार वहाँ पर मुझे ऐसी किताबें मिल जाती हैं। मुझे अबुल फ़खर अब्दुल कलाम जो इंडिया के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपनी किताब साइन करके किसी को कनाडा दी थी, वो मुझे वहाँ से मिल गई। ठीक है ना। अब कल मैं मुस्तफ़ा दैदी की किताब ले ली, एक और अतहर खान की। तो ये अब कीमतें इतनी बढ़ा दी गई हैं कि 3,000 रुपये आप एक किताब की कीमत रखेंगे तो एक आदमी कहाँ से खरीद पाएगा? बिल्कुल सही। इसके ऊपर बात करते हैं। चौधरी साहब आप बताइए, जैसे कि अभी फजल साहब, अख्तर साहब फरमा रहे हैं कि किताबें आज भी छप रही हैं और उसी तरह ख़रीदी जा रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस वक्त और पहले कोई चंद साल पहले अगर देखा जाए, कोई 2 दहाइयाँ पहले भी अगर देखा जाए, तो किताब पढ़ने वालों की तादाद में कोई कमी नज़र आती है आपको? असल में किताबों के पढ़ने वाली कमी कभी भी नहीं होगी ये। अच्छा। आप ये देखें, बच्चे को दाखिल कराते हैं स्कूल के अंदर, सबसे पहले किताब ही खरीदते हैं। ये तो है। अगर किताब ही नहीं होगी तो बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? इसी तरह ये ना, आज भी मगरबी जिसको कहते हैं जी बहुत एडवांस हो गया हुआ,
किताब छपती है तो वहाँ जिस दिन उसकी रोनमाई होनी होती है, हज़ारों लोग बाहर खड़े होते हैं। जी हाँ, जी हाँ। किताब लेने के लिए, अरे पहले किताब छप कर आ रही है। किताब कभी कभी महसूस नहीं होगी। देखिए हमारे कुरान मजीद ये भी किताब है, बेशक बेशक, ये ना ख़त्म होने वाली चीज़ है। तमाम किताबें मुमकिन ख़त्म हो जाएं, लेकिन किताबें कभी ख़त्म होती नहीं है। क्योंकि ये टैबलो वगैरह, ये जो जितने भी हम लेते हैं टेबलेट्स वगैरह, फेसबुक चलती है, दूसरी चलते हैं, ये एक टाइम के लिए हैं, फिर डिलीट हो जाए कहीं ना कहीं है, लेकिन किताब डिलीट नहीं होती। किताब ने वही रहना है, किसी ना किसी दराज में मिलेगी आपको वो। जब आप अगर बिल्कुल मैं आपके घर पे आता हूँ, मुझे एक नई चीज़ मिल जाएगी वहाँ पर। आप मेरे घर आएंगे तो वहाँ एक नई चीज़ मिलेगी आपको, तो किताब मिलेगी। किताब वापस कर देते हैं। किताब अगर कोई मांगता है देते हैं। स्कूल के अंदर एक लाइब्रेरी होती है। अब हमारे कोर्स जो चलता है उसके अलावा बहुत सारी बुक्स रखी होती है हमने, जैसे आपने बताया साहब ने, हम जब जाते हैं वहाँ पर बुक फेयर में बहुत सारी किताबें मिल जाती हैं, वहाँ से वो ला के रख देते हैं हम लोग। वो किस लिए? उस सपोर्टिंग के लिए। हाँ। बच्चों को अवेयरनेस मिल जाए। सही सही। क्या ख्याल है कि हमारे पास वीडियो ऑडियो के है ही नहीं। हाँ। वो तो बहुत चलेगी, पता नहीं कहाँ मिलेगी, नहीं मिलेगी, लेकिन किताब जरूर मिलेगी। उस किताब के हवाले से बच्चों को पढ़ा देंगे, एक नई चीज़ मिल जाएगी, वो मिलेगी किताब से मिलेगी और कहीं से नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही। हाजिरा साहिबा जी, आप क्या कहती हैं कि जो बुक रीडर्स हैं, क्या उनमें कोई कमी आई है कि उसी तरह सारा कुछ जो है बिल्कुल सही है, हमें इसके बारे में बिल्कुल बात करने की ज़रूरत नहीं है? प्रिंट बुक्स जो हैं उनको पढ़ने में थोड़ा सा कमी आई है, हम ये कह सकते हैं, लेकिन पढ़ बहरहाल अभी तक लोग रहे हैं। हम इस मुगालते में ना रहें तो बेहतर है। हाँ, बल्कि अब ज़्यादा पढ़ने लग गए हैं लोग, क्योंकि हमें आसानी से वो मवाद मिलने लग गया जो पहले सिर्फ ख़रीद के पढ़ा जाता था। अब बहुत आसानी से आप इंटरनेट पे जाते हैं और आपको चीज़ें मिल जाती हैं, और बहुत रेयर चीज़ें मिल जाती हैं। और ये हमारे पाकिस्तान में थोड़ी सी ये कमी है कि इंटरनेट पे आपको लाइब्रेरीज़ जो है वो एक्सेस नहीं है। जो आप कह रहे थे ना कि लाइब्रेरीज़ ख़त्म हो गई हैं, तो बेसिकली वहाँ पे भी अब लोग इतनी लाइब्रेरीज़ में नहीं जाते। यूरोप वगैरह में, अमेरिका में उनकी लाइब्रेरीज़ अब ऑनलाइन हो गई हैं। वो लोग ऑनलाइन उससे कनेक्ट हो जाते हैं और रेयर बुक्स उनके पास वो घर बैठे हासिल कर लेते हैं। अब हमारे यहाँ ये थोड़ा सा इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि प्रिंट नहीं हो रही हैं बुक्स इस हिसाब से, और एक तरह से अच्छा भी है। अच्छा है हम अपने दरख्त बचा लें और गो ग्रीन करके हम ज़्यादा बेहतर है कि सफ़े ज़ाया ना करें। अगर ये एक चीज़ आई है हमारे पास और ये एक अच्छी चीज़ आ गई है कि इंटरनेट पे आप जितना भी मवाद चाहें डाल दें और उससे फ़ायदा भी हासिल कर लें, तो बिल्कुल सही है जनाब। इस वजह मज़ीद बात करते हैं। एक वक्फे की आवाज़ मेरे कान में मुसलसल गूंज रही है, तो दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए। अभी आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होता है। एक वक्फे के बाद आप सब देखने वाले दोस्तों को फिर से खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और आज कुतुब बीनी के हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी है अपने मेहमानों के साथ। और अच्छा अख्तर बलोच साहब, आप ये बताइए कि अच्छी किताब क्या होती है? आप एक अच्छी किताब को किस तरह बयान कर सकते हैं? देखें, एक तो बेस्ट सेलर्स भी होती है ना, जिनको अवार्ड्स भी मिलते हैं, ठीक है ना, वो होती हैं। लेकिन अवार्ड देने वाले का अपना अपना क्राइटेरिया, उसकी अपनी अपनी मर्जी है। जैसे कुदरतुल्लाह शाह ने अपने वक्त में राइटर गिल्ड बनाई थी, एक तंजीम, जिसका बसपर्दा जो है वो एजेंडा ये था कि अयूब खान के ज़रिए ख्यालात को आवाम तक किस आसानी से पहुंचाया जाए। लेकिन उसके साथ साथ वो किताबों पे इनाम भी देते थे। तो मन तरह हाजी बगोहिम तो मना हाजी बगोश, मैं आपको हाजी कहूँगा, आप मुझे हाजी कहेंगे, लोग समझेंगे दोनों ने हज किया हुआ है। तो वो इस तरह होता था कि अंजुमन सताइश बायमी का एक इजलास होता था, उसमें भैया इस दफ़ा जो है फलां की किताब पे देना, इस दफ़ा फलां की किताब पे देना। तो ये भी होता है, ये भी चलता है। इस तरह वो क्या है, करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो इसके सिवा और कोई काम भी नहीं आता। सही है। तो वो इस तरह के भी सिलसिले होते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर हमारे यहाँ पर फिंगर टिप्स पे हैं बड़े राइटर। मतलब शायरी में अगर हम लेंगे, मुस्तफ़ा ज़ैदी को हम लेंगे, नासिर काज़मी को लेंगे, मजीद अमजद को लेंगे, फैज़ अहमद फैज़ साहब को लेंगे, अल्लामा इकबाल को लेंगे। मतलब इस तरह जदीद शायरी में हम और बहुत सारे नाम हैं। और बेसिकली एक बड़ा वो है कि उर्दू शायरी में मुझे ये कहने में कोई बात नहीं है, ये अफसाने या नावल में मंटो से ले लें, बानो कुदसिया को ले लें, अशफाक अहमद को ले लें, तो इन सब को ले लें, मोस्टली ये सारे के सारे पंजाबी बोलने वाले हैं जो बड़े उर्दू के। और ये अच्छी बात है, इसमें कोई मुज़ाहिरा नहीं है।
तो ये अहले ज़ुबान नहीं है इनमें से कोई भी, लेकिन उन्होंने उर्दू में लिखा और बहुत ज़बरदस्त लिखा। तो जैसे मंटो है, मंटो आज तक जिंदा है, मंटो वो आप नहीं मान सकते। सिब्ते हसन है, वो आज तक जिंदा है, आप कुछ भी कर लें वो ख़त्म होने का ना। जहाँ पर लेफ़्ट की बात आएगी, तरक्की पसंदी की बात आएगी, या सोशलिस्ट या मार्क्सिस्ट नज़रिए की बात आएगी, तो वो सिब्ते हसन की 3 किताबें वही आपको। अगर इनकलाबी शायरी की बात आएगी, निसार में तेरी गलियों पे वतन के जहाँ चली है रस्म कोई ना सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले नज़र झुका के चले, जिस्म जहाँ बचा के चले, तो फिर हम फैज़ की बात करेंगे। तो ये सारी ये किताबें मतलब आप कितने भी 10 साल बाद भी 20 साल बाद भी इन किताबों की अहमियत ख़त्म नहीं होगी, बरकरार रहेगी। बिल्कुल सही। अच्छा जी, आप बताइए सर चौधरी साहब के किस किस्म की किताब, अगर किसी को किताबें पढ़ना शुरू करनी हो, इस मतलब किताबों से दोस्ती करनी हो, तो किस किस्म की किताबें जो है वो पढ़नी चाहिए? मतलब पहली दिलचस्पी क्या होनी चाहिए? देखिए, मैं ये बीइंग ए मुस्लिम की बात करूंगा। मैं सबसे बड़ी अच्छी किताब हमारे पे कुरान मजीद है। बेशक। जब हम कुरान मजीद को पढ़ते हैं, हमारे खुद ब खुद एक इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे मुतालिक कहा गया ना, अल्लाह ने जो कुछ कहा है कुरान के अंदर वो हमारे मुतालिक कहा है। सही है, ऐसे ही है ना जी। और हमें समझाने के लिए कहा है ज़िंदगी ऐसे गुजारनी है आपने। बिल्कुल सही है। तो इससे अच्छी किताब पढ़कर हमें जो रहनुमाई मिलती है, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। उनको हम अगर अपनी ज़िंदगी को आपने ठीक करना है, सही सिमत तरफ ले जाना है, ये दुनियावी किताबें तो बहुत सारी हैं हमारे पास। असल हमारी बेस जो है वो कुरान मजीद है जो अल्लाह ने दी है हमें, उसके बाद हदीस है हमारे पास। मतलब मेरा इंटरेस्ट अगर होगा तो मैं उन किताबों उस किताब को पढ़कर, आपको मतलब है कि जो रिलीजियस बुक्स हैं आपको वो पढ़नी चाहिए? मैं थोड़े से और उसमें इंटरप्ट करूंगा कि देखें दुनियावी किताबों में अब जो हमने पढ़ना सीखा था, इब्न सफ़ी साहब आइडियल थे, उनके जासूसी नावल आइडियल थे, ठीक है, और तंज़ो मिज़ाज के हवाले से इब्न इंशाफ। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका देखिए ये इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, फिर आप मुश्ताक यूसुफ़ी तक पहुंच जाते हैं। जी। अब मुश्ताक यूसुफ़ी के लिए इब्न इंशाफ ने खुद कहा, जो खुद बड़े मिज़ाज नगार थे, उन्होंने खुद कहा कि हम मिज़ाज के दौरे यूसुफ़ी में जी रहे हैं। तो आप फिर मुश्ताक यूसुफ़ी, अब इसी तरह हम शुरू में जो है गाने सुनते थे, फिर थोड़ा थोड़ा गज़लों की तरफ आए, फिर थोड़ा क्लासिक की तरफ आए, फिर अब पता नहीं क्या क्या सुनते हैं। तो किताबों का भी इसी तरह है कि आप एकदम किसी को जो है ना फैज़ की शायरी पढ़वा देंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो आप उसको नासिर काज़मी से शुरू करवा दें या वसी शाह से शुरू करवा दें। नहीं ये नहीं हो सकता है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। अच्छा, शाह बिरादरी जितनी भी है ना सर अच्छा, अब वो देखें वो जो है कि काश में तेरे हंसी आपका, अब वो मजीद अमजद है कि काश में तेरे बुने गोश्त का बुंदा होता। अच्छा, हाँ, वो उसी ज़मीन पे, और बल्कि वो इसी तरह। खैर अब शाह साहब हैं, सैयद हैं, अहले बैत हैं, हम क्या कह सकते। मुतासिर होंगे उनसे, पूरी कौम तो मुतासिर होगी उनसे, नौजवान नस्ल तो सारी। वाकई वो उस पे ज़फ़र इकबाल साहब भी उसकी हिमायत करते हैं कि वो ठीक है, सही लिखे ज़मीन पे। अब ज़फ़र इकबाल साहब झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो। ज़फ़र आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, मतलब इतना बड़ा शेर है उनका। जो उर्दू अदब में तो वो इस तरह उन्हें पसंद किया गया जिस तरह मौसीकी में आतिफ असलम को शुरू में किया गया। जनाब अच्छा, वो अदब के आतिफ असलम। अच्छा जनाब साहब, आप बात कर रहे हैं, ठीक है, मजहबी किताबों के साथ साथ मुझे किताब पढ़ने मकसद कि आपको अदब आ जाए। अदबी किताब कोई भी हो ना, कुरान मजीद हदीस के हटकर जब आप चलेंगे, अब हम अगर नावलों की तरफ भागेंगे या कुछ और डाइजेस्ट तरफ भागेंगे, आपको गुमराह करेंगे वो। ठीक है तो कोई भी किताब ही है, सारी किताबें हैं ना जी, नाम तो किताब ही है उसका भी। लेकिन अगर आप कोई मुस्बत किताब, जो राइटर हमारे बहुत अच्छे राइटर पढ़े हुए हमारे यहाँ पर, उन किताबों को पढ़कर आपको अगर कोई रहनुमाई मिल रही है तो इससे अच्छा दोस्त कोई और हो नहीं सकता। बिल्कुल सही। हाजिरा साहब जी, आप क्या समझते हैं कि ये जो नौजवान हैं वो किस जॉनर की किताबें जो हैं वो ज़्यादा शौक से पढ़ते हैं? नौजवानों से ज़्यादा पूछा जाता तो बेहतर था, लेकिन मैं बताती हूँ कि मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि 50 साल पहले गुजरी होगी, नौजवान तो खुद ही हैं। जी। तो नौजवान जो है वो ज़्यादातर तो एक्शन थ्रिलर और जासूसी, जो इन्होंने बताया, इब्न सफ़ी का नाम लिया, हम भी उन्हीं को पढ़ के हमने सीखा पढ़ना और शौक़ पैदा हुआ किताबों का। वो दौर भी हमने गुजारा है जब गली के नुक्कड़ पे लाइब्रेरी हुआ करती थी और उसमें लाइन लगी हुआ करती थी इब्न सफ़ी की बुक्स लेने के लिए। अब हम इब्न सफ़ी को ये कह देते हैं कि
उनका अदबी जो मयार है वो उस लिहाज से नहीं है, वाकई नहीं है, लेकिन ये कि उन्होंने बहरहाल आपको पढ़ने पे लगाया बच्चों को आपके, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। इसी तरह से जो आपने ये कहा कि कौन सी किताब पढ़ने से आप में शौक़ पैदा हो, वो किताब पढ़ें जो आपको अच्छी लग रही हो। ये ना पढ़ें कि ये इसने कहा है कि ये बहुत अच्छी किताब है या इसके बारे में रिव्यूज़ आ रहे हैं कि बहुत अच्छी किताब है तो मुझे पढ़ लेनी चाहिए। ये भी एक वक्त आता है जब आप इस तरह से भी किताबें पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन शुरू में आप वो पढ़ें जो आप पढ़ना चाह रहे हैं, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक। अपने इंटरेस्ट के मुताबिक। अगर आपको जासूसी नॉवेल्स पसंद हैं तो आप जासूसी नॉवेल्स पढ़ें, थ्रिलर पढ़ें, और अगर प्यार मोहब्बत की किताबें पढ़नी है वो पढ़ें, प्यार मोहब्बत की भी किताबें आप पढ़ें, लेकिन उसमें भी फिर आप ये देख लें कि इतना एक्सट्रीम पे ना पहुंचा हुआ हो कि आपको जो है वो कि आप कहें कि उनमें अपनी किताब लिखनी है जी कि वो आपको जो है वो बिल्कुल ही कहीं ऐसी चीज़ पढ़ें जो आपको अपने माशरे में भी नज़र आए। जी बिल्कुल। ठीक है जनाब, थैंक यू सो मच। अनफॉर्चुनेटली वक्त जो है हमारे पास वो बहुत मुख्तसर सा, बातें तो बड़ी मज़े की हो रही, मगर इंशाल्लाह फिर कभी इस तरह की एक नशिस्त रखेंगे और मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू सो मच आप सब मेहमानों का, और हमारे मेहमानों का कहना ये कि भाई कुछ भी करें किताबें पढ़ें आप, ठीक है, एक किताब पढ़ना शुरू करें अगर आप किताब नहीं पढ़ते। और ख़ास तौर पे इतने पेरेंट्स हैं जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि अपने घर में एक शेल्फ़ ज़रूर बनाएं। आप खुद किताब पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, एक छोटी सी अलमारी ज़रूर होनी चाहिए जहाँ किताबें लगी हुई होनी चाहिए। बच्चे जो हैं उन्हें पता हो कि ये किताबें हैं और ये पढ़ने के लिए हैं, उनके सामने कभी कभी आप किताब खोल भी लें। खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फ़हीम अब्बास, फुरकान बॉबी और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।